हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ एक दिन के ब्रेक के बाद। देखिए, आज की क्लास एक इकोनॉमिक थीम का आर्टिकल है और ये बात करता है फ्री राशन स्कीम की। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फ्री राशन बढ़ने से देश के पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इस राशन स्कीम का इस्तेमाल करके कैसे सरकार हमें गरीब से अमीर दिखाती है अपने आंकड़ों में। थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पढ़ के आपको पता लगेगा। जुलाई 14 का है, 3-4 दिन पुराना है, लेकिन कवर इसको आज करेंगे। आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग सोर्सेज से आर्टिकल ला रहा हूँ ताकि आपकी रीडिंग को और ज़्यादा रिच बनाया जा सके। चलिए क्लास को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इसमें सीखेंगे इस क्विज़ पे क्लास के अंत में अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस आपको तभी करवाए जाएंगे क्लास के लास्ट में। 10 में से आपको 10 नंबर मिल जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू करें लेक्चर को पूरे जोश के साथ। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी, द पीडीएस इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश को इंटरेस्टिंग और आसान बनाना, तो दिमाग में बोझ लेके कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे साथ फ्लो में चलते जाओ, जैसे जैसे मैं आपको कोशिश करवाऊँ पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, बिना बोझ के। कह रहा है पीडीएस का इम्पैक्ट। पीडीएस इम्पैक्ट का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, फ्री राशन की स्कीम, उसको पीडीएस बोलते हैं। कह रहा है इसका जो इम्पैक्ट है हमारे देश के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर बड़ा आसान वर्ड है, खर्चे को बोलते हैं। हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार। तो सरकार के पास कुछ आंकड़े हैं कि पर कैपिटा या पर हाउस होल्ड कितना खर्चा मंथली हम लोग करते हैं। इस पीडीएस स्कीम से उस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर फ्री राशन मिलता हो तब हम कितना खर्च करेंगे, अगर फ्री राशन सरकार से ना मिलता हो 80 करोड़ लोगों को, तब वो कितना खर्च करेंगे। कह रहा था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा ऑफर्स द स्कोप टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल ट्रांसफर्स। कह रहा है ये जो बड़े से नाम वाला सर्वे है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, समझ पा रहे होंगे इस सर्वे में क्या होता होगा। हर घर का कितना खर्चा है मंथली, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर कितना है, ये वाला सर्वे। कह रहा है इस सर्वे का जो डेटा है ना, इससे जो इंफॉर्मेशन निकलती है वो ऑफर करती है हमें एक स्कोप को, एक गुंजाइश को। और गुंजाइश किस चीज़ की भाई, अब देखो, टू एनालाइज इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है, ताकि एनालाइज किया जा सके, विश्लेषण किया जा सके, समझा जा सके इम्पैक्ट यानी असर को, जो है सोशल ट्रांसफर्स का। अब ये सोशल ट्रांसफ़र क्या होते हैं, ये वो वाला ट्रांसफ़र नहीं है बदली हो गई आपकी बम्बई से पूना। सोशल ट्रांसफ़र मतलब समाज के अंदर सरकार फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो ट्रांसफ़र करती है लोगों के अकाउंट में पैसा, या उनको फ्री खाना देती है ना। कोई भी स्कीम के जरिए जब लोगों को बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसी वेलफेयर स्कीम को अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल ट्रांसफर्स। तो इन वर्ड्स को भी पकड़ो साथ साथ। तो कह रहा है ये सर्वे का डेटा जो भी दिखा रहा है हमें, उससे हमें ऑफर करता है एक गुंजाइश कि हम अच्छे से एनालाइज कर पाएँ कि सोशल ट्रांसफर्स या सरकार से मिलने वाली चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ पे। चलिए, सर्वे डेटा की वर्ब है ऑफर्स, स्कोप यानी गुंजाइश, दायरा किसी भी चीज़ का, है ना। दायरा तो आप समझते ही हैं, गुंजाइश है ना, हिंदी के वर्ड्स हैं। हिंदी के वर्ड्स लिख करके ला रहा हूँ पूरी कोशिश करके, ताकि वो गैप को अच्छे से रिलेट कर पाओ। अब देखो इस सेंटेंस में एक एरर है, क्या आप देख पा रहे हो क्या उस एरर को? चलो, कितने लोग देख पाए लिख दो अभी कमेंट्स में, सर ये वाली एरर थी, मैंने पकड़ ली। देखो एरर क्या है जी, क्लासिक एरर है। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में यूएम आता है, ठीक है, और ये होते हैं सिंगुलर। जैसे कि बैक्टीरियम, ठीक है, जैसे कि पोडियम, जैसे कि मीडियम, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, सब सही है वैसे तो, राइटिंग खराब है मेरी। बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया, पोडियम मतलब एक पोडियम, पोडियम का मतलब होता है मंच, स्टेज, प्लेटफॉर्म। मीडियम का मतलब होता है एक माध्य। अगर इनको आपको प्लूरल बनाना हो तो लास्ट का यूएम उड़ा दो और इनका प्लूरल बन जाएगा। एक बैक्टीरियम को एक बैक्टीरियम बोलेंगे, लेकिन अगर बैक्टीरियम ज़्यादा हो तो वो बन जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। पोडियम से बन जाता है पोडिया, मीडियम से बन जाता है मीडिया, स्टेडियम से बन जाता है स्टेडिया, पता होगा ना आपको। वैसे ही अगर एक इंफॉर्मेशन का पीस हो तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर में डाटम, DATUM।
और अगर बहुत सारे हों तो अंग्रेजी में बोलते हैं उनको डाटा। ठीक है, डाटा इज़ प्लूरल, डाटम इज़ सिंगुलर। अगर इस फॉर्मूला से चलें तो डाटा की वर्ब क्या होनी चाहिए, डेटा की वर्ब होनी चाहिए प्लूरल, यहाँ पीछे एस नहीं होना चाहिए। अब इसने लगाया क्यों है ये भी समझ लो। देखो डाटम वर्ड जो है ना, एसएससी बैंक में पूछ लेगा आपसे, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं होता अब डाटा वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होने वाला वर्ड हो गया है। ठीक है, तो आजकल की भाषा के हिसाब से डाटा सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, वर्ब इसकी प्लूरल रख लो सिंगुलर रख लो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा पुराना समझ गए ना एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें अभी भी डाटम वर्ड चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप इसको सिंगुलर माने या प्लूरल माने देख करके। तो टेक्निकली ये प्लूरल नहीं हो सकता, सिंगुलर होना चाहिए, मतलब ये प्लूरल है, और वैसे देखो तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए हैं, आम बोलचाल की भाषा में क्या हो रहा है और क्लासिक इंग्लिश में क्या हो रहा है। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे, सारे वर्ड्स मोटे मोटे एक साथ देख लो ताकि इसको आप स्मूथली पढ़ सको। क्लास को अच्छे से ले रहे हो, सीख पा रहे हो तो दिल से एक लाइक दिया करो ताकि इन क्लासेस को रीच मिल सके, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड है। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए वोकैब शीट पे आते हैं। एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, थोड़ा सा जूम इन कर दूँ इसको। देखिए पहला वर्ड है परपोटेड। परपोटेड, इसको अगर हिंदी में समझना हो तो इसको बोलते हैं कथित। सुना होगा ना आपने, कथित तौर पर ऐसा हुआ, तो परपोटेडली दिस हैज़ हैपेंड। सेवरल मिनिस्टर्स वर परपोटेडली इन्वॉल्व इन द स्कैंडल। बहुत सारे मिनिस्टर्स कथित तौर पर इस स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। सिंपल वर्ड है ना। परपोटेड को सपोज्ड भी बोलते हैं, कथित या माना हुआ। सपोजिडली इन्वॉल्व मतलब हमें लगता है वो इन्वॉल्व थे, हो सकता है इन्वॉल्व हो या ना हो, है ना, आगे जांच में पता लगेगा। परपोटेडली, सपोजिडली, है ना। तो सपोज नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, जब इसको यूज़ करेंगे, जब आएगा तब आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाऊंगा, है ना, इसको कैसे यूज़ करना है। चलिए अगला वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स को हिंदी में बोलते हैं विविध। ये है एक एडजेक्टिव, विविध प्रकार की कोई भी चीज़ हो, डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स लैंग्वेजेस, है ना। और इसकी नाउन फॉर्म होती है विविधता, जिसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता, समझा होगा ना आपने फ्रेज भी। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस। भारत एक विविध भाषाओं की भूमि है, धरती है। कल्चर्स एंड एथनिसिटीज़, साथ ही साथ आपको विविध कल्चर्स और एथनिसिटीज़ भी मिलेंगी। कल्चर यानी संस्कृतियाँ और एथनिसिटी यानी नस्लें, समझ लो इनको। पंजाब में पंजाबी मिलेंगे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। साउथ इंडियन में आपको, ठीक है ना, द्राविडियंस मिलेंगे जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, थोड़े से कम फेयर होते हैं वो। नॉर्थ ईस्ट की अलग एथनिसिटी है, सिंधीज अलग है, तो ये एथनिसिटीज़ कहलाती हैं, इनको नस्लें भी बोल सकते हैं। चलिए अगला वर्ड आपके पास बिंज। देखिए 3 वर्ड्स हैं, बिंज, स्प्लर्ज और गोर्ज। तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ पे टूट पड़ना या किसी काम को पागलों की तरह करना। खाने पे टूट पड़े तो बिंज ऑन या स्प्लर्ज ऑन फूड कर रहे हैं। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना, बहुत सारा, 5,000 सैलरी, 20,000 सैलरी, 15,000 सैलरी आई और फर्स्ट डे आपने सारा खर्चा कर दिया, तो आप बिंज ऑन शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं। याद रखना है इन तीनों वर्ड्स के बाद में ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। जब भी किसी चीज़ के ऊपर, समझ गए ना, आप दिल खोल करके आप अपना खर्चा वर्चा करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं। बिंजिंग ऑन योर फेवरेट फूड फ्रीक्वेंटली कैन मेक यू फैट। अपने फेवरेट फूड पर अगर बिंज ऑन करते हैं, टूट पड़ते हैं बार बार यानी फ्रीक्वेंटली, हर दूसरे दिन, तो ये चीज़ आपको मोटा बना सकती है, कैन मेक यू फैट। टू इंडल्ज एक्सेसिवली इनटू समथिंग इज कॉल्ड बिंज ऑन, स्प्लर्ज ऑन या गोर्ज ऑन। चलिए स्प्लर्ज ऑन नाम का फ्रेज आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए लास्ट अपने पास सेकंड लास्ट वर्ड है स्पार्क।
देखिए स्पार्क एक नाउन है और इसका मतलब होता है चिंगारी, और इसी से वर्ब बनाई गई है स्पार्क यानी चिंगारी भड़काना। अब चिंगारी किसकी भड़काओगे? कोई कंट्रोवर्सी की, कोई बहस की, कोई डिबेट की, कोई क्राइसिस की, विपत्ति की, समझ के कोई भी गलत काम अगर अचानक से आप शुरू कर देते हैं, बहस को, लड़ाई को, डिबेट को, कंट्रोवर्सी को, तो आप उसको स्पार्क या स्पार्क ऑफ करते हैं। ये ओ डबल एफ इसके बाद में ऑप्शनल है, कभी लगा होगा कभी नहीं लगा होगा, दोनों ही तरीके से ठीक होता है। समटाइम्स स्मॉल इंसिडेंट्स स्पार्क ऑफ ह्यूज क्राइसिस, कभी कभी छोटे छोटे मामले, छोटे छोटे इंसिडेंट्स भड़का देते हैं, स्पार्क ऑफ कर देते हैं, चिंगारी भड़का देते हैं बड़े बड़े क्राइसिस की, बड़े बड़े विपत्तियों की। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, पैरामीटर। देखिए हिंदी में एक वर्ड होता है कसौटी या मापदंड, इसको अंग्रेजी में पैरामीटर, क्राइटेरियन और भी कई वर्ड से बताया जाता है। मैट्रिक बोल देते हैं इसको, स्टैंडर्ड बोल देते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं, यार्डस्टिक, क्राइटेरियन, बेंचमार्क, मैट्रिक, है ना, पैरामीटर। द जॉब वॉज वेरी गुड, ये नौकरी बड़ी अच्छी थी। और कैसे अच्छी थी? ऑन मैनी पैरामीटर्स, कई सारे मापदंडों पे। सैलरी अच्छी थी, टाइमिंग ठीक थी, घर की लोकेशन थी, तो कई मापदंडों पे, पैरामीटर्स पे जॉब अच्छी थी। तो मापदंड के लिए मैट्रिक नाम का वर्ड आर्टिकल में यूज़ होता हुआ देखेंगे। अब जरूरी नहीं है मैट्रिक तो इसी को रट लेना है, ये सारे वर्ड्स को आप बोलचाल में यूज़ करना सीखो। घर परिवार में भी कुछ बोलते हो जब किसी चीज़ की कसौटी के लिए, तो आप क्राइटेरियन, मैट्रिक, बेंचमार्क, यार्डस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब आपको मैं इसकी दे देता हूँ समरी। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा ये पीडीएस फीडीएस क्या है। देखो आपको राशन की दुकान तो पता है ना, रेशन डिपो, जहाँ पे मुफ्त अनाज मिलता है गरीब लोगों को। 80 करोड़ लोगों को सरकार बोलती है कि हम मुफ्त अनाज देते हैं हर महीना। तो ये जो आटा, दाल, दाल तो नहीं मिलती, चावल वगैरह मिलता है जो, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस। अब इस पीडीएस में जो आपको अनाज मिला, इस अनाज को अगर आपके मंथली एक्सपेंडिचर में जोड़ दिया जाए, मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंडिचर है 1000 रुपया, है नहीं, आपके घर का इससे ज़्यादा ही होगा, मान लीजिए 1000 रुपये है, और अगर आपने सरकार से 200 रुपये का अनाज ले लिया फ्री में, तो अब आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 1200 रुपये। क्या ये बात सही है? क्या ये 200 रुपये जोड़ने चाहिए क्या? अब इसी के ऊपर डिबेट है। इससे हो क्या रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में सरकार की पीडीएस का खर्चा जब उनके घर के परिवार के खर्चे में जोड़ दिया जाता है, तो वो लोग मिडिल क्लास बन जाते हैं या लोअर क्लास से, बीपीएल से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। इससे गलत पिक्चर हमें देश में पता लगती है। जो आदमी मुफ्त में सरकार से अनाज ले रहा है वो बीपीएल ही है, कहने के लिए वो कुछ भी बोल दो आप, बड़ी मजबूरी में कोई आदमी, है ना, मुफ्त में किसी से कोई चीज़ लेगा। तो हमारा आर्टिकल इसी डिबेट के अंदर घुस के आपको समझाएगा, एनालाइज करके, कि ये 200 रुपया जोड़ना क्यों गलत हो सकता है, और इससे देश में गलत तस्वीर भी आपको लोगों की मिल सकती है। देसी भाषा में समझा दिया, अब आगे डिटेल में देख लेते हैं आर्टिकल को। शुरू करें। आज की टोन एनालाइज करके इश्यूज को आपके सामने रख रहा है। कह रहा है जी, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पीडीएस इन इंडिया इज सपोज्ड टू बी द नाइट इन शाइनिंग आर्मर। कह रहे जो पीडीएस सिस्टम है, भारत में मुफ्त अनाज के वितरण का सिस्टम है राशन की दुकानों के माध्यम से। कह रहे ये सपोज्ड है, परपोर्टेड है, कथित है, या माना जाता है। और क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि ये है टू बी एक इन्फिनेटिव है, होने की बात करेगा। कह रहा है ये माना जाता है कि ये है, ये नाइट इन द शाइनिंग आर्मर। अब ये क्या होता है? नाइट इन शाइनिंग आर्मर एक फ्रेज अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है सहारा बुरे वक्त का किसी भी आदमी का, है ना, एक सेल्फलेस पर्सन या स्कीम जो किसी वक्त, किसी बुरे वक्त में किसी की हेल्प करे। तो ये स्कीम मानी जाती है बुरे वक्त का सहारा या नाइट इन शाइनिंग आर्मर। और कैसे माना जाता है ये माना जाता है एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर मिलियंस, एंश्योर करते हुए, सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को दसियों लाख लोगों के लिए। पीडीएस आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। इट इज़ सपोज जो है, सपोज को भी वर्ब मान लो, पैसिव बना लो इसको, ठीक है। सपोज्ड को भी मैं वर्ब मान सकता हूँ, मान ही लेना चाहिए, और मैं इसको पिंक कलर दे देता हूँ। अब ये सब्जेक्ट वर्ब का चक्कर देख लो, सब्जेक्ट वर्ब आपको सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में मिलेगी, ठीक है। चलो, नाइट इन शाइनिंग आर्मर मैंने आपको बता दिया। नाइट का मतलब होता है वो सरकार, राजा का घुड़सवार जो राज्य की रक्षा करता है, वो होता है नाइट, है ना। अंग्रेज़ों के पुराने ज़माने में, अंग्रेज़ों के जो लिटरेचर आप देखेंगे तो उसमें नाइट्स आपको मिलेंगे। शाइनिंग आर्मर मतलब चमकता हुआ आर्मर। तो एक शाइनिंग आर्मर में नाइट है, मतलब
एक ऐसा घुड़सवार है, राजा का एक ऐसा रक्षक है जो पूरे राज्य में लोगों की रक्षा के लिए है, या फिर यूं कह दें जो बहुत परेशान डिस्ट्रेस में लोग हैं उनकी हेल्प के लिए है। तो कोई भी चीज़ जो किसी बुरे वक्त का सहारा बने उसको आजकल बोल देते हैं नाइट इन शाइनिंग आर्मर। ध्यान दे लेना, ये नाइट में के लगा हुआ है, ये नाइट वो वाला नाइट नहीं है रात वाला, ये के से बनने वाला नाइट है, के साइलेंट है। चलिए, अब आर्मर से 2-3 इडियम्स और बनती हैं, चिंक इन वंस आर्मर और हॉग इन आर्मर। इनका मीनिंग्स भी देख लो। देखिए, चिंक का मतलब होता है दरार। आर्मर समझते हो आप, कवच है ना, जो वो घुड़सवार पहनते हैं या राजा के सिपाही पहनते हैं। अगर किसी सिपाही के आर्मर में, कवच में चिंक पड़ गया है तो क्या हो गया है, उसका वीक स्पॉट बन गया है। जहाँ पे दरार पड़ेगी वहाँ पे अगर वार करोगे तो आर्मर टूट जाएगा। तो अंग्रेजी में वीक स्पॉट्स को इस इडियम से बताया जाता है चिंक इन वंस आर्मर। अब देखिए, वीक स्पॉट के लिए एक और इडियम भी अपने पास, यहां लिख देता हूं, स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिख दी। एक्यूलीज हील। देखिए, एक्यूलीज हील जो है, अगर आपने वो 300 मूवी देखी है, नहीं देखी तो देख लेना, नहीं तो इस फ्रेज को सर्च कर लेना। एक पुराना योद्धा था एक्यूलीज, बहुत मजबूत था, बहुत ताकतवर था, लेकिन उसकी हील जो थी, उसकी जो, समझते हो आप हील क्या होती है, आपके पाँव के नीचे होती है ना हील, उसकी हील उसकी कमजोरी थी। अगर वहाँ पे आप वार करोगे तो वो गिर जाएगा। तो किसी भी आदमी का वो वाला एस्पेक्ट, वो वीक स्पॉट जहाँ पे वो कमज़ोर है, उसको बोलते हैं एक्यूलीज हील। तो ये दोनों फ्रेजेस को कनेक्ट करके रखना, चिंक इन वंस आर्मर और एक्यूलीज हील। चलिए, लास्ट अपने पास हॉग इन आर्मर। हॉग का मतलब होता है सुअर, आर्मर मतलब कवच। अब देख लो, सुरक्षा कवच में वो एकदम वो पूरा आर्मर पहन के अगर किसी सुअर को आप निकाल दें ना बाजार में, तो वो लगेगा हॉग इन आर्मर। और इसका मीनिंग ये होगा, अ वेरी रूड एंड डर्टी पर्सन इन पावर। ठीक है, किसी ऐसे आदमी के हाथ में, वो कहते हैं ना लंगूर के हाथ में अंगूर, उस तरह की बात है। हॉग इन आर्मर, सुअर है लेकिन उसको आर्मर पहना दिया किसी ने, समझ गए ना। तो इस तरीके से इस इडियम को याद रखें, लंगूर के हाथ में अंगूर बना लेना इसको, वहां से दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी रूड एंड डर्टी पर्सन समझते होंगे आप। आगे बढ़ेंगे और क्या कह रहा है ये, कह रहा है जी, विथ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और NFSA of 2013, a whopping 75% of rural and 50% of urban folks are eligible for subsidized food grains। अब कह रहे हैं ये PDS आया कहाँ से, कह रहा है जी साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, ये एक्ट बना था 2013 में यूपीए गवर्नमेंट में, उस सरकार के वक्त में। कह रहा है इस सरकार के साथ, इस एक्ट के साथ ही, इस एक्ट के लगे होने के साथ ही एक हुपिंग। अब ये हुपिंग क्या होता है, हुपिंग जो है एक हैरानी बताने वाला वर्ड है किसी बड़े आंकड़े के सामने। जैसे आपको लिखना है 500 करोड़, तो 500 करोड़ मत लिखो, उसको लिखो हुपिंग 500 करोड़, है ना, मतलब 500 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। तो कह रहे वैसे ही एक हुपिंग 75% जो रूरल और 50% जो अर्बन फोक्स हैं, फोक का मतलब होता है पीपल, तो 75% गांव में रहने वाले और 50% शहरी जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो लायक हैं स्कीम के। और स्कीम है सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स की, रियायती दर पे मिलने वाले खाद्यान्न की। सब्सिडाइज मतलब जो सब्सिडी पे मिले, जो रियायत पे मिले, या तो मुफ्त मिल जाए या ₹1-2 में आपको अवेलेबल हो जाए। मीनिंग समझ गए। तो NFSA एक्ट की वजह से इतना सारा फूड ग्रेन्स बहुत सस्ती दरों पे लोगों को मिलता है। अब ऐसा नहीं है ये NFSA एक्ट से मिलता है, 2013 से पहले भी मिलता था। यूपीए सरकार ने क्या किया, इस पूरी फ्री राशन की स्कीम को एक नाम दे दिया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दी NFSA एक्ट के माध्यम से। ठीक है ना, तो मिल तो ये 50 सालों से रहा होगा, लेकिन NFSA एक्ट से इसको थोड़ी सी इन्होंने नाम दे करके अलग से हाईलाइट कर दिया। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर कह रही है जी, एक सेकंड, पेन काम नहीं कर रहा। 75% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन फोक्स की वर्ब है आर। सब्सिडाइज मतलब रियायती। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्लो में, फिर इसके पास वापस आएंगे, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आगे कह रहे हैं जी, थियोरेटिकली दिस फ्रीज अप देयर वॉलेट्स फॉर अ मोर डाइवर्स डाइट्स। कह रहे अगर थियोरेटिकली देखें, ये जो मुफ्त राशन की स्कीम है, ये फ्री अप कर देती है, आज़ाद कर देती है इन लोगों की वॉलेट्स को, इन लोगों के बटुओं को एक और ज़्यादा विविध प्रकार की डाइट के लिए। चावल सरकार ने दे दिया, गेहूं सरकार ने दे दिया, तो बाकी बचे हुए पैसों से फल ले आओ, है ना। इस तरह से अपनी डाइट को आप डाइवर्स बना सकते हो। ऑन पेपर तो कम से कम ये होना ही चाहिए थियोरेटिकली। दिस की वर्ब है फ्रीज अप, फ्री अप करना, आज़ाद करना, मुक्त कर देना। डाइवर्स, डाइवर्सिटी याद होगा आपको, विविध और विविधता। कह रहे जी बट
डज इट रियली? अब देखो सवाल पूछ रहा है लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ये करता है? डज यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू किया गया है, सब्जेक्ट को बाद में रखा गया है, और रियली यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है सेंटेंस। तो ये सवाल पूछ रहे हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है? फ्री अनाज लेकर के लोग क्या फल खाते हैं? कह रहा है जी विद द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे और HCES 2022-23 आउट द सस्पेंस थिकन्स। कह रहा है जी इस कंजम्पशन सर्वे के 2022-23 के आउट होते ही, बाजार में पब्लिश होते ही, आउट होना यानी इस सर्वे का डेटा पब्लिश होना, कह रहा है जी इसके पब्लिश होते ही यही सस्पेंस जो है ये थिकन हो जाता है और गहरा हो जाता है और जाड़ा हो जाता है। तो सस्पेंस तो इस पे है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जैसे ये डेटा बाहर निकला इससे सस्पेंस और ज़्यादा गहरा गया। समझ गए सेंटेंस को? सस्पेंस सब्जेक्ट है, थिकन्स इसकी वर्ब है, थिक होना, गहराना, इंटेंसिफाई होना, किसी चीज़ का और ज़्यादा मोटा होना। फिर एक और सवाल पूछ रहा है, डज फ्री फूड फ्रॉम द PDS मीन हाउस होल्ड्स आर स्प्लर्जिंग ऑन वेजीज, मिल्क और मीट्स? कह रहे क्या फ्री फूड जो है, मुफ्त का राशन जो है PDS से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानों से, रेशन जो है दुकानों से, कह रहे क्या इसका मतलब ये है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं, परिवार हैं, वो दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं, स्प्लर्ज ऑन कर रहे हैं सब्जियों पे, दूध पे और नॉन वेज पे, मीट पे? तो एक सवाल इसने और पूछा है। अगेन सवाल है तो डज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट को बाद में रखा गया है ना, सब्जेक्ट इज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसकी बाद में है। डज इट मीन हाउस होल्ड्स आर स्प्लर्जिंग ऑन? हाउस होल्ड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब है इसकी आर स्प्लर्जिंग। स्प्लर्ज ऑन करना, गोर्ज ऑन करना, बिंज ऑन करना, किसी चीज़ पे पैसा उड़ाना, खाना या पैसा उड़ाना, या फिर जैसे स्प्लर्ज ऑन फूड कर दिया आपने तो फिर आप समझ गए ना, टूट पड़ रहे हो खाने पे। समझ पा रहे हो ना, वेजी, मिल्क और मीट पे अगर आप स्प्लर्ज ऑन कर रहे हो तो खूब पैसा लगा के इन चीज़ों को घर पे ला रहे हो और इनको खा रहे हो। चलिए ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है इन वर्ड्स के बाद में ध्यान दे लेना इस चीज़ पे। अभी मैं ऐड लगा के दूंगा आज के क्विज में, फिर भूल जाओगे, ऑन लगाना होगा ऐड की जगह आपको। चलिए अब ग्रामर कॉन्सेप्ट देखते हैं जो ऊपर रह गया। देखिए 75% ऑफ रूरल और 50% ऑफ अर्बन, इनकी वर्ब है प्लूरल। तो ये 75 और 50 125 हो गया, तो इसकी वर्ब मैंने प्लूरल क्यों रखी होगी? क्या ये 100 से ज़्यादा है इसलिए? अगर 100 से कम रह जाता, यहाँ 24 ही लिखा होता, 75 24 तो 99 हो जाता। तो 100 से ज़्यादा पे प्लूरल रखनी है, कम पे रखनी है, कैसे रखना है, वर्ब को क्या रखोगे, कब? इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, रेशो, परसेंटेज, पोर्शन, प्रपोर्शन, इन चारों वर्ड्स की खुद की कोई वर्ब होती ही नहीं। ये 75-50% जो आप देख रहे हो ना, इसकी खुद की वर्ब है ही नहीं। वर्ब किसकी है? इनके बाद में रखे हुए नाउन की है। अगर नाउन सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। यहाँ प्लूरल कर देना, ठीक है, तो वर्ब प्लूरल होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ आपको क्वेश्चंस के जरिए। एक सेकेंड। 50% ऑफ द एप्लीकेंट्स हैज या हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। 50% एप्लीकेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। 20% ऑफ द वाटर हैज या हैव लीक्ड अवे फ्रॉम द टैंक। 20% पानी टैंक से लीक कर गया, बाहर निकल गया। फर्स्ट सेंटेंस में आप लगाएंगे हैव, समझे इस बात को, और सेकंड सेंटेंस में आप लगाएंगे हैज़। अब कन्फ्यूजन क्या है बच्चों को, सर 50 था इसलिए हैव लगाई और 20 है तो इसलिए हैज़ लगाई, बस यही कन्फ्यूजन निकाल रहा हूँ आपकी मैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की तरह समझो, ये 50-20 के चक्कर में मत पड़ो। मैं कह रहा हूँ ये 50-20 की वर्ब ही नहीं है। वर्ब किसकी है? ऑफ के बाद रखे हुए नाउन की है। एप्लीकेंट्स प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल हो गई। वाटर जो है अनकाउंटेबल होता है, पानी को काउंट कर सकते हो आप? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जिस भी चीज़ को आप काउंट ना कर सकें, जिसको काउंट करने के लिए आपको अलग से यूनिट लानी पड़े, लीटर, किलोमीटर, घंटा, आवर, डे, वो सारी यूनिट्स जो हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए लाई जाती हैं। तो पानी को आप काउंट करने के लिए या तोलने के लिए लीटर लेकर के आते हो, मैं वहीं से समझ गया कि पानी अनकाउंटेबल है, और इसलिए पानी के लिए मैंने, वाटर के लिए सिंगुलर वर्ब लगाई है एप्लीकेंट्स। इनको मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 4 5, इसके लिए मैंने प्लूरल वर्ब लगाई है। चलो अब यही काम होगा प्रोपोर्शन के साथ। अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज या आर इलिटरेट, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कैटल वॉज या वर सिक। एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का अनपढ़ है और एक बहुत बड़ा हिस्सा इन जानवरों का वो बीमार है। पोर्शन और प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है, क्या लगाऊंगा? सिंगुलर वर्ब। और इसमें अगले में
इसमें लगाऊंगा मैं प्लूरल वर्ब। अब थोड़ी कन्फ्यूजन आपकी बढ़ गई होगी, सर पॉपुलेशन की वर्ब सिंगुलर है तो मान गए, क्योंकि पॉपुलेशन सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। पॉपुलेशन का मतलब है आबादी, है ना, आबादी में कितने भी लोग हों लेकिन आबादी तो एक ही होती है ना। लेकिन कैटल की वर्ब क्यों प्लूरल है, तो यहाँ समझना होगा आपको। कुछ ऐसे नाउन्स अंग्रेजी में जिनके पीछे एस लगे बिना ही वो प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। कौन कौन से नाउन्स हैं? कैटल, पीपल, जेंट्री, वर्मिन, पुलिस एंड पर्सनल। एक दो और है, मैं लिखना भूल गया, मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहे। नाउन की क्लास चला लेना चैप्टर वाइज, सेकंड क्लास के अंदर नाउन की नाउन एंड नंबर में आपको ये सारे नाउन्स की लिस्ट मिल जाएगी। मतलब अभी याद नहीं आ रहे मेरे को, देखते ही याद आ जाएंगे। एक दो नाउन्स और हैं, देख लेना, ऐड कर लेना इसमें। तो मुझे बताओ, कैटल के लिए, कैटल का मतलब होता है किसी भी एरिया में रहने वाले सारे जानवर। जानवर बोले तो गायें, भैंस, बकरियां, दूध देने वाले दुधारू जानवर। तो जेंट्री, कैटल, इनके लिए आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, तो इसलिए मैं कैटल के लिए वर्ब लगा रहा हूँ। ठीक है, कैटल का मतलब ही है बहुत सारे जानवर। जेंट्री का मतलब होता है खानदानी और कुलीन लोग किसी भी लोकेलिटी के। ठीक है, इनकी वर्ब भी हमेशा जनरली प्लूरल होती है। चलिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, लॉजिकली सिखाया, इस तरीके से सिखाया 10वीं क्लास का बच्चा भी समझ पाए। लास्ट क्वेश्चन को आज एज होमवर्क आप ट्रीट करें और इसका आंसर कमेंट्स में डालें। अ लार्ज रेशो ऑफ जेंट्री बिलोंग या बिलोंग्स टू अपर क्लास। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जेंट्री का है अपर क्लास से आता है। देख लो, समझ लो, कमेंट्स में डालो। आंसर सही होगा गलत होगा कमेंट्स में आपको बताएंगे। ठीक है, चलो सब लोग ट्राई देना इसको ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आगे कह रहा है जी, द HCES 2023 बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और NSSO डाइव्स इनटू फ्री एंड नॉन फ्री गुडीज फ्रॉम वेलफेयर प्रोग्राम्स। कह रहा है ये जो सर्वे इसकी जिसकी हमने बात की थी ऊपर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCS 22-23 का, और कह रहा है ये किसने दिया सर्वे, कॉमा से कॉमा के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कह रहा है ये सर्वे आया है NSSO नाम की संस्था के द्वारा, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कह रहा है ये सर्वे डाइव इनटू करता है। डाइव इनटू करना या डेल्व इनटू करना, किसी चीज़ में गोता लगाना या गहरा उतरना। तो ये सर्वे गहरा उतरता है, गोता लगाता है फ्री और नॉन फ्री गुडीज़ में जो फ्रॉम आती हैं वेलफेयर प्रोग्राम से। सरकार मुफ्त में कुछ देती है या थोड़ा सा पैसा लेके आपको कुछ देती है, ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम से जो चीज़ें मिल रही है उनमें गोता लगाता है। सर्वे की वर्ब है डाइव्स इनटू, डाइव इनटू, डेल्व इनटू बता दिया, दोनों फ्रेजेज अंग्रेजी में फ्रेजल वर्ब्स हैं, किसी चीज़ में गहरा उतरने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए। कह रहे बट डू नॉट एक्सपेक्ट प्रिसाइज नंबर्स। कह रहे लेकिन प्रिसाइज नंबर्स को एक्सपेक्ट ना करें, सटीक आंकड़ों को इस सर्वे में आप ना ढूंढें, आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेगा भाई सर्वे में, सेमी कोलम लगा के बता रहे हैं। कह रहा है द सर्वे इज नॉट अबाउट दैट, सर्वे इस बारे में है ही नहीं, सर्वे आंकड़ों के बारे में है ही नहीं। तो किस बारे में है? कह रहा है द रियल ड्रामा इज इन कंपेयरिंग PDS कंजम्पशन विद NFSA कवरेज, स्पॉटलाइटिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स। कह रहा है जो सही ड्रामा जो चल रहा है इस सर्वे के बाद, वो ड्रामा है इज, और किस चीज़ में, देखो इन कंपेयरिंग, कंपेयर करने में। द ड्रामा इज इन कंपेयरिंग, समझ पा रहे हो? ड्रामा जो है वो कंपैरिजन करने में है दो चीज़ों का। पहला चीज़ है PDS का कंजम्पशन, कितना आटा दाल चावल सरकार ने मुफ्त में बांटा, और उसका कंपैरिजन किससे होगा, NFSA की कवरेज के साथ। जिन लोगों को बांटा वो लोग कितने थे, उसकी कवरेज क्या थी, समझ पा रहे हो आप? तो कह रहा है ये जो कंपैरिजन है ना, इसी के अंदर आपको सारा ड्रामा मिलेगा, और ये ड्रामा मिलेगा स्पॉटलाइट करते हुए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स को। कितने लोग इंक्लूड हुए हैं, उसमें कितनी एरर्स आई हैं, और कितने लोग एक्सक्लूड कर दिए गए हैं गलत तरीके से। अब मैं इसका आपको मीनिंग समझाता हूँ। मान लीजिए सरकार ने 800 करोड़ जो है अनाज बांटा मुफ्त में, और ये बांटा गया 80 करोड़ लोगों को। तो 880 डिवाइड कर दूंगा, मतलब एक आदमी को 10 किलो आटा मिला। यही मतलब है ना, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, होना तो कुछ भी फिगर्स हो सकते हैं। तो एक आदमी को 10 किलो आटा सरकार की तरफ से मिला। अगर मैं इस 10 किलो आटे का दाम निकाल लूँ और इस आदमी के पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से उसको माइनस कर दूँ, और मुझे ये पता लगे कि इसकी वजह से 20 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास लग रहे हैं वो लोअर क्लास हो गए। भाई ये 10 किलो आटा तो सरकार ने दिया था, मुफ्त में लाया था, खर्चा तो इसने किया नहीं। तो जो आप लोअर क्लास लोग हैं उनको आपने अपर क्लास दिखा दिया, क्योंकि 10 किलो आटा उनके आपने खर्चे में जोड़ दिया। तो यही ड्रामा सारा का सारा निकल रहा है ना, इन दोनों चीज़ों की कवरेज को कनेक्ट करके। 800/80, 10 किलो इंटू में उसकी कॉस्ट, और वो कॉस्ट जोड़ दी गई
मंथली एक्सपेंडिचर के फिगर में। चलो, कह रहा है जी मीन वाइल द NSSO's न्यू ट्रिक इज इम्प्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फ्री आइटम्स टू जैज अप मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब वही बात है, कह रहा है जी जब ये ड्रामा हो रहा है ना, इसी बीच में NSSO जो है इसकी नई जो ट्रिक है, नया पेच है, दांव है इसका, वो है इम्प्यूट कर देना। देखिए, इम्प्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को मढ़ना, किसी दूसरी चीज़ से एसोसिएट करना, असाइन करना, एट्रीब्यूट करना। तो NSSO का नया दाव ये है कि इसने इम्प्यूट कर दिया, मढ़ दिया कीमत को फ्री आइटम्स की। और क्यों? ताकि जायजअप किया जा सके, बढ़ा दिया जा सके, इन्हांस कर दिया जाए मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, खर्चा आपका 1000 रुपये है, आप लोअर क्लास हो, लेकिन क्योंकि आपने 300 रुपये का सरकार से अनाज लिया था, आपका खर्चा सरकार दिखा रही है 1300 रुपये महीना। अब आप लोअर क्लास नहीं हो, अब आप चीख लो, चिल्ला लो, मैं लोअर क्लास हूँ, मैं लोअर क्लास हूँ, सरकार क्या बोलेगी? नहीं नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो 1100 से कम वाला लोअर क्लास है, तेरा तो खर्चा ही 1300 रुपये। तो ये सारा खर्चे पे ड्रामा हो रहा है। चलिए, ट्रिक की वो है इस इम्प्यूट, एक टेक्निकल वर्ड है, हिंदी में इसका मीनिंग ये समझ लो, किसी चीज़ की वैल्यू निकाल करके उसको दूसरी चीज़ से असाइन करना, जोड़ देना, है ना। ये काम हुआ, इसका इतना खर्चा है, इस खर्चे को इस चीज़ से जोड़ के रखो, तो उसको बोलते हैं इम्प्यूट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी हेयर इज़ द किकर। कह रहा है अब आएगा किकर। किकर कौन होता है? अगर आपने फुटबॉल वगैरह देखी हो, किकर वो आदमी होता है बहुत, मेरे को अच्छे से नहीं पता, जितना मैं पढ़ पाया किकर के बारे में किकर वो आदमी होता है बड़ी दूर से जो है ना, बॉल को किक करके, मतलब गेम को पलटने का रखे, है ना, बॉल को दूसरी टीम के पाले के अंदर भेज सके, दूर से किक करके। तो वहाँ से वर्ड निकाला किकर, एक हैरानी वाला खुलासा, एक सरप्राइज करने वाला रेवल्यूशन। कह रहा है जी यहाँ पे निकलेगी आपको अचंभे वाली बात, किकर यहाँ पे आएगा। और अचंभे की बात क्या है जी? 94 to 95% ऑफ इम्प्यूटेड वैल्यू इज़ फूड। ये जो सारी इम्प्यूटेड वैल्यू है जो जोड़ी गई है हमारे खर्चे में, इसका 94-95% जो है फूड है। और फूड कहाँ से आया है? थैंक्स टू PDS फ्रीबीज, जो आया है की बदौलत, थैंक्स टू मतलब की बदौलत, PDS से मिलने वाली मुफ्त की चीज़ों के। फ्रीबी क्या होती है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको मुफ्त में कहीं से मिल जाए, है ना, मुफ्त सामान को बोलते हैं फ्रीबी। तो ये सरप्राइज की बात है। कह रहा है इवन फॉर हाउस होल्ड्स नॉट गेटिंग फ्रीबीज द इम्प्यूटेड फूड वैल्यू इज ₹82 इन रूरल एंड ₹59 इन अर्बन एरियाज। कह रहा है यहाँ तक कि वो हाउस होल्ड्स, वो परिवार जो सरकार से मुफ्त राशन नहीं ले रहे हैं, उनकी भी फूड वैल्यू बढ़ गई है, ₹82 रूरल एरियाज़ में और ₹59 शहरों में। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? शहर में 100 लोग रह रहे हैं और 40 मान लो अनाज नहीं लेते, 60 लेते हैं, तो सरकार तो सबको ले लेगी, बीच में एवरेज निकाल देगी, है ना। इस शहर का मंथली एक्सपेंडिचर इतना है एवरेज के हिसाब से, तो ये 40 लोगों में भी जुड़ जाएगा। इन्होंने कोई अनाज वनाज नहीं लिया, लेकिन सरकार अपने आंकड़ों में इनको ₹82 अमीर दिखा रही है, इनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से। ठीक है, ₹82 पर कैपिटा है, पर मंथ है। अगर साल में इसको 5 × 12 60 से गुना करोगे, देख लो, इससे आपकी इनकम जो है काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती है। फूड वैल्यू की वो है इस। कह रहा है जी अमंग द पूरेस्ट MPC इज 1373 इन रूरल एंड 2000 रुपीज़ इन अर्बन एरियाज। कह रहा है अगर सबसे गरीब लोगों की बात करें भारत के, तो उनका मंथली पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है गांवों में है ₹1373 एक आदमी का, और ₹2000 है शहरों में, अर्बन एरियाज में। द पूरेस्ट यहाँ पे सबसे गरीब लोगों की बात कर रहा है। द प्लस में एडजेक्टिव, कॉमन प्लूरल नाउन है, पूरी क्लास को बताने वाला नाउन है। द रिच सभी अमीर लोग, द पुअर सभी गरीब लोग, द स्ट्रॉन्ग सभी मजबूत लोग, द वीक सभी कमजोर लोग। ठीक है, तो द प्लस में एडजेक्टिव से कॉमन प्लूरल नाउन बनता है। कह रहा है जी विद इम्प्यूटेशन सम हाउस होल्ड्स जंप अप अ फैक्टाइल क्लास। कह रहा है इम्प्यूटेशन के साथ ही, ये जो मुफ्त अनाज के मिलने के जुड़ने के साथ ही इनके खर्चे में कुछ परिवार जो हैं वो जंप अप कर जाते हैं, ऊपर की तरफ उछाल मार लेते हैं एक फ्रैक्टाइल क्लास में। देखिए, फ्रैक्टाइल मतलब छोटे छोटे फ्रैक्शंस। मान लीजिए 20% रिच है तो 0.2 फ्रैक्टाइल जो है वो रिच हो गया। 40% मिडिल क्लास है तो 0.4 फ्रैक्टाइल जो है मिडिल क्लास हो गया। और लास्ट के जो 40 बचे ये लोअर क्लास है तो 0.4 फ्रैक्टाइल। तो ये फ्रैक्टाइल यानी फ्रैक्शन समझ लो आप। कह रहे जी इसी वजह से, इस दाम पेज की वजह से कुछ परिवार जंप अप करके एक क्लास ऊपर आ जाते हैं, लोअर से मिडल में, मिडल से अपर में। और कह रहे जी ये होता कैसे? मेकिंग
1% ऑफ रूरल इंडिया अबाउट 86 लाख पीपल अपीयर लेस पुअर। बनाते हुए 1% रूरल इंडिया को, 1% गांव में रहने वाले लोगों को, जो कि 86 लाख लोग हैं, इनको बनाते हुए कि अपीयर करें, दिखाई दें कम गरीब। समझ गए? तो 1% पॉपुलेशन जितनी गरीब है उससे कम गरीब दिख रही है इन 82-59 रुपए के जुड़ जाने की वजह से। चलिए सेंटेंस का मीनिंग निकाल लिया, हाउस होल्ड्स की वर्ब है जंप अप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है अपने लास्ट पैराग्राफ पे। छोटा सा आर्टिकल है, कह रहा नाउ द एनएसएस रिपोर्ट हैज स्पार्क डिबेट्स। कह रहा अब इस रिपोर्ट ने स्पार्क कर दिया है, भड़का दिया है, चिंगारी लगा दी है डिबेट्स में। स्पार्क करना, स्पार्क ऑफ करना, याद है ना? OFF भी इसके बाद में लगता है कभी कभी, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो कह रहा इस रिपोर्ट ने भड़का दिया है, स्पार्क कर दिया है बहुत सारी बहसों को, डिबेट्स को। और किस चीज़ को लेकर के? अबाउट द पॉवर्टी लाइन, BPL की लाइन को लेकर के। अब डिबेट क्या है जी? शुड वी काउंट जस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और द टोटल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इंक्लूडिंग फ्रीबीज। सवाल पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है। क्या हम काउंट करें? शुड वी काउंट, क्या हमें गिनना चाहिए सिर्फ जेब से किए जाने वाले खर्चे को, और या फिर उस पूरी वैल्यू ऑफ कंजम्पशन को जिसमें मुफ्त अनाज भी शामिल है? क्या आपने जो 1000 रुपये खर्चा किया है आप वो उसी 1000 रुपये से जोड़ा जाए, या जो 300 रुपये सरकार ने आपको अनाज दिया था आपको 1300 का आदमी माना जाए? यही डिबेट अब सरकार की, मतलब इस है ना, स्कीम के बाद से चल रही है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछा गया है। और दूसरी निशानी क्या है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा, मेन वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से बाद में, है ना। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो आप अपनी जेब से करते हैं। कह रहा इट इज क्लियर दैट इन काइंड सोशल ट्रांसफर्स बूस्ट द कंजम्पशन वैल्यू फॉर द पुअरेस्ट। कह रहा है अब इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो इन काइंड सोशल ट्रांसफर्स हैं, इन काइंड मतलब जो वस्तु के रूप में है, कैश की तरह नहीं है, पैसा नहीं दिया गया आपको, सामान दिया गया है, नॉन मॉनेटरी। तो एक चीज़ तो साफ है जी, जो सामान सरकार से मिलता है लोगों को खाने पीने का, ये बूस्ट जरूर करता है कंजम्पशन वैल्यू को पुअरेस्ट की। इससे पुअर लोग कुछ ना कुछ, है ना, इनका कंजम्पशन जो है बढ़ तो रहा ही है। मतलब ये सोशल ट्रांसफर स्कीम बड़ी कारगर है, इससे हमें ये तो पता लगा। मान लो इतना कुछ मिलता ही ना होता जिस पे कुछ डिबेट हो पाती, डिबेट हो रही है मतलब जरूर सरकार कुछ काफ़ी अच्छा जो है लोगों को दे रही है। इट की वर्ब है इस, सोशल ट्रांसफर्स की वर्ब है बूस्ट। बूस्ट का मतलब बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। कैश और इन काइंड एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। कैश का मतलब होता है नकद, इन काइंड का मतलब होता है बिना नकदी किसी काम को आपको करना, है ना, किसी चीज़ को देना लेकिन नकद की फॉर्म में नहीं, इन काइंड, वस्तु रूप में। कह रहा है जी इन द ग्रैंड स्कीम पीडीएस इज अ मिक्स्ड बैग। कह रहा है अगर बड़ी तस्वीर देखें, ग्रैंड स्कीम को देखें, तो ये जो राशन स्कीम है ये एक मिक्स्ड बैग है। मिक्स्ड बैग मतलब एक ऐसा थैला जिसमें आप हाथ डालें तो कभी अच्छी चीज़ निकले, कभी खराब चीज़ निकले। मिश्रित परिणाम वाली चीज़ को बोलते हैं अंग्रेजी में मिक्स्ड बैग। तो बड़ी तस्वीर को देखें तो पीडीएस एक मिले जुले परिणाम वाली स्कीम है। एंड द डेटा रिवील्स दैट इवन अ पिंच ऑफ इम्पुटेशन कैन मेक पॉवर्टी मैट्रिक्स मोर ऑप्टिमिस्टिक। और डेटा हमें यह दिखाता है कि अगर एक पिंच, अगर एक चुटकी भी आप डाल देते हैं इम्पुटेशन की, मुफ्त अनाज का थोड़ा सा एक चुटकी भर वैल्यू भी लोगों के खर्चे में जोड़ देते हैं, इंप्यूट कर देते हैं, तो ये बना सकता है पॉवर्टी के मैट्रिक्स को, पैमानों को और ज़्यादा आशावादी। इससे आपको कम लोग गरीब दिखेंगे, काफ़ी गरीब आपको मिडिल क्लास, लोअर क्लास लगने लगेंगे। चलिए डाटा की वर्ब है रिवील्स, पीडीएस की वर्ब है इज, मिक्स्ड बैग यानी मिश्रित परिणाम, मिक्स्ड कॉन्सिक्वेंसेज वाली कोई चीज़। पिंच का मतलब होता है चुटकी भर, है ना, चुटकी बोलते हो ना आप, चुटकी भर कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं पिंच। पिंच की वर्ब है कैन मेक। मैट्रिक पैमाना, यार्ड स्टिक, स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन, है ना, किसी चीज़ का मापदंड। और कुछ देखने वाला है? डेटा की वर्ब कैसी होनी चाहिए? टेक्निकली प्लूरल होनी चाहिए, यहाँ लिखा होना चाहिए रिवील, लेकिन डेटम नाम का वर्ड आजकल यूज नहीं किया जाता ज़्यादा, तो इसकी वर्ब को इसने सिंगुलर ही रखा है। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। मज़ा आया? कुछ नया सीखा होगा आपने। खास करके मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत नई होंगी। कोशिश कर रहे हैं आपको इसी तरह के आर्टिकल्स ला करके फाइनेंशियली एजुकेट किया जाए। क्विज पे आएंगे अपने फटाफट से। अभी तक लाइक नहीं दिया है तो लाइक दे दो, आपका ये फ्री भी है मेरे लिए, है ना, कुछ आपका लगेगा नहीं लेकिन चैनल को रीच मिलेगी। सबसे पहले सवाल है जी, कौन सी डिबेट स्पार्क की है एनएसएसओ की रिपोर्ट ने पॉवर्टी लाइन को लेकर के? 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा डिबेट का टॉपिक है। खुद से एक बार ट्राई दो, मैं करवा देता हूं, पहले आपको खुद देखना है समझ आ रहा है नहीं आ रहा।
चलो आराम से वीडियो को पॉज करके खुद से देखना। देखो डिबेट इस बारे में नहीं है कि फूड प्रोवाइड करें उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ना डिबेट इस बारे में है कि फूड जो दिया जा रहा है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, ना ही डिबेट इस बारे में है कि जितने लोगों को फूड दिया जा रहा है मुफ्त में उनकी संख्या को कम किया जाए। डिबेट इस बारे में है कि किसको माने, जेब से किए हुए खर्चे को माने या मुफ्त सरकारी अनाज को मिला के किए हुए खर्चे को माने पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के आंकड़ों के लिए। ये डिबेट है पॉवर्टी लाइन को लेकर के। इसके आधार पे पॉवर्टी लाइन निकले, मुफ्त अनाज को जोड़ के या बिना मुफ्त अनाज के ही आप पॉवर्टी लाइन को निर्धारित करें। कह रहे जी इंप्लाइड बेनिफिट क्या है इंप्यूट करने का फ्री आइटम को एनएसएसओ रिपोर्ट के हिसाब से। फ्री आइटम को खर्चे में जोड़ देने से कौन सा बेनिफिट सरकार को मिलता है। देखो देखो इसको पॉज करो वीडियो को। देखो जी इससे एक ही सरकार को फायदा मिलता है, सरकार को पूरों की यानी गरीब लोगों की संख्या कम करने का मौका मिलता है। हुए नहीं है वो कम, आंकड़ों में कम हुए हैं, सरकार दिखाने के लिए बताती है कम हो गए। इट मेक्स हाउस होल्ड अपीयर लेस पुअर बाय इंक्रीजिंग देयर MPC। चिंक इन द आर्मर पूछा है, ऑफकोर्स ये ईडीएम करवा चुके हैं आपको। एक वीक स्पॉट, स्मॉल बट मॉडल वीक स्पॉट, याद रख लेना वो 300 मूवी का एग्जाम्पल दिया था, वो वाला वन वर्ड आपसे मैंने यहाँ पे पूछा है, ठीक है ना। डेल्व इनटू, डाइव इनटू, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है। इन काइंड क्या होता है, इन काइंड का मतलब कैश होता है, कैश इक्विवेलेंट होता है यानी कैश के बराबर, या इसका मतलब होता है बड़ा दयालु या बेनेवलेंट। इन काइंड करवाया था फ्रेज आपको। स्पार्क ऑफ के साथ में किस वर्ड को आप को लोकेशन बना के सेट करेंगे। स्पार्क ऑफ अ किकर, स्पार्क ऑफ एन एम्पुटेशन या स्पार्क ऑफ अ क्राइसिस। सही वर्ड को इसके साथ जोड़ना है। लास्ट में ईडियम पूछिए आपसे मिक्स्ड बैग, इसका मीनिंग आपको करवाया था अभी। चलिए अब 2 एरर्स हैं। पहली एरर आपको 9वें क्वेश्चन में मिलेगी प्रोपोर्शन नाम के वर्ड की वजह से, ठीक है, और दूसरी आपको एरर मिल सकती है इस गोर्ज नाम के वर्ड की वजह से है इसके आसपास। सभी क्वेश्चंस के आंसर तसल्ली से पहले खुद निकालो और फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। इस वीडियो के नीचे सभी आंसर्स हैं वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले देख के बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो, सब समझ में आया हो तो PD लिख दिया करो सर, पूरा देखा मैंने, और सब समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आई लगा दिया करो सर, PDI इंटरेस्टिंग लगा। ये PDI गिनने बिठाता हूँ मैं टीम को शाम में, जिस पे PDI ज़्यादा आते हैं उस थीम की क्लास को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे इस चीज़ को, तो ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।